अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोर्स का नेम है कॉम्बिनेट्रिक्स। ये कोर्स हम डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब की बुक को फॉलो करते हुए कंप्लीट करेंगे। कॉम्बिनेट्रिक्स हमारे पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ही एक कोर्स है। ठीक हो गया। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और कम्बिनेटोरियल मैथमेटिक्स, इन दोनों को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। कम्बिनेटोरियल या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को अगर हमने स्टार्ट करना हो तो इन दोनों की स्टडी हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल से स्टार्ट होती है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल कहते हैं बुनियादी चीजों को। तो इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग को हम बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये इतने सादा, सिंपल, आसान है, इतने ज्यादा बेसिक है कि इनका कोई भी प्रूफ नहीं है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई कि मैथमेटिक्स में जो चीज़ है उसका तो प्रूफ है, लेकिन ये सादा सी बातें हैं। जब मैं आपको बताऊंगा तो आपने कहना है इसका तो प्रूफ ही नहीं है। देखें, मैं कहूं कि आपने यहां से लेके यहां तक जाना है तो एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है, तीसरा रास्ता ये है, चौथा रास्ता ये है। तो यहां से पहुंचने, यहां से यहां तक जाना है, कितने रास्ते हैं, हम कितने तरीकों से जा सकते हैं। पहला तरीका ये है, यहां से यहां जाएं। दूसरा ये है, यहां से यहां जाएं। तीसरा ये है। चौथा ये वाला रास्ता है। तो टोटल हमारे पास 4 वेज है। टोटल हमारे पास 4 वेज हैं ए से बी तक जाने के लिए। सामने नजर आ रहा है, इसको क्या हमने प्रूफ करना है। बस 2 प्रिंसिपल है, बेसिक काउंटिंग 2 प्रिंसिपल है। तो उनमें से एक प्रिंसिपल ये वाला है जो मैंने यहां पे यूज कर लिया। तो सादा सी बातें हैं, इन सादा सी बातों के कोई भी प्रूफ नहीं है। ठीक है। तो बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, इनका कोई भी प्रूफ नहीं है। ठीक है। ये हमारे पास 2 प्रिंसिपल्स हैं। 2 प्रिंसिपल होते हैं। इनमें से एक प्रिंसिपल है द रूल ऑफ सम। द रूल ऑफ सम, जिसको सम रूल भी कहते हैं और कई बुक्स में एडिशन प्रिंसिपल्स भी लिखा हुआ है। एडिशन प्रिंसिपल। कॉपी पेंसिल निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करी जाइए। और डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब की बुक से ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो फिर वो तो नोट्स लाजमी बनाइए। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास द रूल ऑफ प्रोडक्ट आ जाता है, जिसको प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ठीक हो गया। अब ये द रूल ऑफ सम क्या होता है, रूल ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, तो आज लेक्चर नंबर 1 है। तो लेक्चर नंबर 1 में हम कंसेप्ट दोनों का समझ लेंगे, लेकिन एज ए थ्योरी और सीक्वेंस से मैं आपको आज रूल ऑफ प्रोडक्ट समझाऊंगा। ठीक हो गया। रूल ऑफ सम क्या था, मैंने पहले हम सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि बुक की एग्जाम्पल नहीं है। बुक की एग्जाम्पल्स को भी हम फॉलो करेंगे। पहले हम चीज़ों को समझ लेते हैं। फर्ज किया है कि ये ए है पॉइंट, ये हमारे पास बी पॉइंट है। ठीक है। बी जरा सा पास कर देते हैं, ये बी पॉइंट है। अब ए से लेके हमने बी तक जाना है। ठीक है। टास्क हमारे पास क्या है, एक टास्क हमारे पास आ गया कि हमने जाना है ए से बी, फ्रॉम ए टू बी, यानी कि लिखेंगे ए टू बी। हमने ए से लेके बी तक जाना है। अगर ए से लेके बी तक हम पहुंच गए तो हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से चले हम, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका ये है, चौथा तरीका ये है, पांचवा तरीका ये है। ठीक है। इन 5 तरीकों से हम यहां पर जा सकते हैं। ठीक है। अब देखें, एक और गौर करने वाली बात यह है कि
हमने एक रास्ते से जाना, ये हो ही नहीं सकता कि हम दो रास्तों से जाएं। अब एक बंदा दो रास्तों पे कैसे जा सकता है? एक बंदा एक रास्ते पे ही चल के बी पे पहुंचेगा, या वो रास्ते नंबर 1 पे चला जाए, या 2 से चला जाए, या 3 से, या 4 से, या 5 से। तो यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है या, ठीक है। तो सम रूल के लिए आप जाने, सम रूल, जहां पे सम रूल वहां पे अप्लाई होगा जहां पे वर्ड और का यूज किया जाए, यानी कि या का यूज किया जाए। और सम रूल है यहाँ पे प्लस यूज करेंगे। और अगर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है, प्रोडक्ट आ रहा है, तो इसके लिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के लिए मल्टीप्लाई। और इसके लिए इंग्लिश में वर्ड एंड यूज हुआ करेगा और उर्दू में इसके लिए और, ठीक है। हमने ए से बी तक जाना है, तो ए से बी अगर हम पहले रास्ते से जाएं तो फिर भी पहुंच जाएंगे, दूसरे से जाएं फिर भी पहुंच जाएंगे, तीसरे से जाएं फिर भी पहुंच जाएंगे, इसी तरह चौथे पांचवे से भी पहुंच जाएंगे। तो या हम पहले से जाएंगे, या दूसरे से, या तीसरे से, या चौथे से, या पांचवे से। तो ये पहला रास्ता है, ये दूसरा रास्ता, प्लस तीसरा रास्ता, प्लस चौथा रास्ता, प्लस पांचवा। तो ए से बी तक जाने के लिए मेरे पास 5 वेज हैं। या मैं इस वाले रास्ते से जा सकता हूँ, या इससे, या यानी कि सामने ही नजर आ रहा है कि ए से बी तक जाने के 5 रास्ते हैं। तो टोटल मेरे पास 5 वेज हो गए। तो ये हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। जब हम इस तीसरे वाले रास्ते को सिलेक्ट करेंगे, ए से बी तक पहुंच गए, हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये जो 5 वेज आए हैं, इन 5 के 5 वेज से हमारा ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ये था हमारे पास सम रूल, ठीक है। या पहले रास्ते से जा सकते हैं, या दूसरे से, या तीसरे से, या चौथे से, या पांचवे से। पहले से जाएंगे ए से बी तक पहुंच गए, काम मुकम्मल। दूसरे से जाएंगे ए से बी तक पहुंच गए, काम मुकम्मल। या तीसरे से जाएंगे, काम मुकम्मल। चौथे, यानी कि ये जो भी वेज आए हैं ये सम रूल से आए हैं, ठीक है। सम रूल अप्लाई हो गया। अब प्रोडक्ट रूल कहां पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल हम यहां पे समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखें, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास ए है, ये बी है, ये सी है। अब मेरे पास काम क्या है? अब मेरे पास टास्क क्या है? मेन टास्क मेरा था, मैंने ए से सी तक जाना है, ए टू सी। ये मेरे पास टास्क है, मैंने ए से लेके सी तक जाना है। तो ए से लेके सी तक जाने के लिए पहले मुझे ए से बी तक जाना होगा और फिर बी से सी तक जाना होगा। यानी कि पहले मैं ए टू बी जाऊंगा और फिर यहां नहीं आना, यहां से यहां तक कर दिया तो फिर तो मैं यहां तक ही रह गया। बी से सी तक गया तो फिर तो मैं यहां तक ही रह गया। मैंने ए से बी भी जाना है और फिर बी से सी जाऊंगा, तो फिर यानी कि मैं ए से सी तक पहुंचाऊं। और के लिए यानी कि एंड बी टू सी और फिर बी टू सी जाएंगे, ठीक है। यहां पे क्या किया गया? एक बड़े काम को 2 छोटे छोटे काम में डिवाइड कर लिया गया, यानी कि इसको डिवाइड कर लिया गया, पहले ए टू बी जाएंगे और फिर हम बी से सी जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे और है, इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर ए से बी तक जाने के 3 रास्ते हैं और बी से सी तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं, ठीक है। तो ए से बी तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। ये 3 रास्ते कैसे आए? सम रूल से आए, जैसे ये 5 रास्ते आए थे। तो यहाँ पे ए से बी तक मैं सम रूल लगाऊंगा, एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, और ये आ जाएगा मेरे पास एंड के लिए मल्टीप्लाई। और बी टू सी के लिए 2 रास्ते हैं, एक रास्ता प्लस दूसरा रास्ता। तो ये मेरे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 वेज, ठीक है। नजर आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी, ठीक नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक बड़े काम को 2 कामों में तकसीम कर दिया। अगर मैं पहला काम करूंगा तो ये मेरा मुकम्मल नहीं होगा, यानी कि अगर मैंने इसको कंप्लीट कर लिया, ए से बी तक पहुंच गया, लेकिन मेरा ये टास्क कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मैंने ए से सी तक जाना था, ठीक है। इसको भी करना पड़ेगा और इस काम को भी करना पड़ेगा। तो इस काम के करने को 3 वेज है और के लिए मल्टीप्लाई, इस काम के करने को बी से सी तक जाने के 2 वेज है। तो टोटल हमारे पास 6 वेज आ गए, यानी कि 6 तरीकों से हम ए से लेके बी तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। और वो 6 तरीके कौन से हैं मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि कैसे हम 6 तरीकों से ए से लेके बी तक पहुंच सकते हैं, ए बी सी, ठीक है। देखी जाइएगा, पहला रास्ता तो ये है कि मैं ए से बी तक सीधा चला गया, ठीक है, और बी से सी, पहला रास्ता ये वाला है, ठीक है।
दूसरा देखिएगा, दूसरा ये कि मैं यहाँ से सीधा चला गया, लेकिन यहाँ से मैंने दूसरा रास्ता सेलेक्ट कर लिया, अब भी मैं ए से लेकर सी तक पहुँच गया। तीसरा रास्ता देखिएगा, तीसरा वे देखिएगा इस काम को मुकम्मल करने का, वो ये है कि यहाँ से मैं ऊपर से चला गया और ये सीधा, ठीक है। चौथा देखिएगा, यानी कि चौथा यहाँ से मैं ऊपर से चला जाऊँगा, यहाँ से भी ऊपर से चला जाऊँगा। पांचवा क्या होगा मेरे पास, ए बी सी, तो पांचवा यहाँ से नीचे से गया यहाँ सीधा, और छठा मेरे पास क्या होगा, ए बी सी, यानी कि ये मैं नीचे से गया और ये मैं ऊपर से, ठीक है। तो ये देखें कि या मैं सीधा जाके ऊपर से चला जाऊँ या सीधे, या नीचे से जाके ऊपर से या सीधे से, या ऊपर से जाके सीधे से या ऊपर से। तो ये मेरे पास 6 पॉसिबल वेज बने हैं जो कि मैंने सम और प्रोडक्ट रूल दोनों का यूज करते हुए निकालने हैं, और यही हमारे पास बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल था। बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल चीजों को काउंट करने के जो बुनियादी असूल है, तो ये बुनियादी असूल 2 थे, रूल ऑफ सम और रूल ऑफ प्रोडक्ट। इनका यूज करते हुए मैंने काउंट किया, क्या काउंट किया, ए से सी तक पहुंचने के रास्तों को मैंने काउंट किया, ठीक है। तो ये मेरे अपने से एग्जांपल थी ताकि हमें सम रूल और प्रोडक्ट रूल के बारे में पता चल सके। सम रूल में क्या किया जाता है, एक काम होता है उसको कितने तरीकों से किया जा सकता है। प्रोडक्ट रूल जो हमारे पास होता है, इसमें एक काम होता है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ये देखिए, ये एक प्रोसीजर था, इसको 2 कामों में डिवाइड कर दिया गया। इस काम के करने को 3 रास्ते थे, इस काम के करने को 2 रास्ते थे। दोनों काम करेंगे उस वक्त ये कंप्लीट होगा, तो दोनों करेंगे तो मल्टीप्लाई लगा दिया, आंसर आ गया 6, ठीक है। तो एक और इसका जो एप्लीकेशन है वो इस तरह हम इसको लेके चलेंगे कि यहाँ पे 2 काम है तो 2 काम, पहले काम के करने को 3 वेज हैं, दूसरे को करने के 2 वेज हैं, तो हमारे पास 6 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये अब अगर आपको प्रोडक्ट रूल आता है ना, सम रूल तो इसमें यूज होगा, अगर आपको प्रोडक्ट रूल आता है तो आप इससे फिर NPR का फार्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। जिसको ये आता है ना, बिल्कुल यही चीज है, ठीक है। बस मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह 5 लिखा हो ना, तो 5 को आप मल्टीप्लाई 2 कर दे, डिवाइड 2 कर दे, 10/2 भी लिख सकते हैं। तो 5 क्या था, 5 मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल था, 10/2 लिख दो, ये परमुटेशन बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह है, अगर आपको रूल ऑफ प्रोडक्ट आता है तो इसको लिखने का एक नया अंदाज क्या हो जाएगा, परमुटेशन बन जाएगी, ठीक है। और परमुटेशन से ही हमारे पास कॉम्बिनेशन निकल आएगा। तो ये चीजें अगर आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आता है तो इससे आप इसका प्रूफ करेंगे और इसके बाद हम ये सीखेंगे, ठीक है। अगर ये हमारा क्लियर हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब हम इन रूल ऑफ प्रोडक्ट को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में रूल ऑफ सम को देखेंगे। तो चलिए आइए रूल ऑफ प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट रूल या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल हमें कहता है सपोज दैट अ प्रोसीजर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सीक्वेंस ऑफ 2 टास्क्स। वही एग्जांपल से हम समझते हैं, ये ए था, ये बी था, यानी कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। प्रोसीजर हमारे पास क्या है, प्रोसीजर हमारे पास आएगा, हमने ए से लेके सी तक जाना है, ठीक है। इस प्रोसीजर को उन्होंने कहा है कि ब्रोकन डाउन इनटू अ सीक्वेंस ऑफ 2 टास्क, 2 टास्क में हमने तोड़ दिया, एक A to लेके B तक जाना है हमने, और एक हमने A to B to C जाना है, ठीक है। एक ये 2 हमारे पास प्रोसीजर आ गए, टास्क 1 और प्रोसीजर एक ही है, टास्क 2 आ गए, ठीक है। इफ देयर आर n1 वेज टू डू फर्स्ट टास्क, अगर इसके करने को n1 वेज है, इसके करने को n2 वेज है। जो हमने देखा था उसमें यहाँ से यहाँ तक 2 वेज के जरिए जा सकते थे, और यहाँ से यहाँ तक फर्ज किया 3 वेज से जा सकते हैं। देन इफ देयर आर n1 वेज टू डू फर्स्ट टास्क, इसको करने के n1 वेज है, इसको करने के n2 वेज है, देन द होल प्रोसीजर विल बी डन इन n1। तो इस पूरे प्रोसीजर को करने के n1 मल्टीप्लाई बाय n2 वेज आएंगे, जो कि हमारे पास आया था 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 वेज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल से समझ आई होगी। जो भी हमारा प्रोसीजर होगा, सीक्वेंस से 2 टास्क में इसको डिवाइड कर लेंगे, ब्रेक डाउन कर लेंगे, फिर अगर पहले काम के करने को n1 वेज है, दूसरे को n2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा ये प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब बुक वाली एग्जाम्पल लेके चलते हैं। बुक वाली एग्जाम्पल आपकी एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको कहती है कि हमारा जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर क्या होगा, वो प्रोसीजर है असाइन ऑफिस,
असाइन ऑफिस, ऑफिस असाइन करने हैं। किसको ऑफिस असाइन करने हैं? दो बंदों ने मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की है, यानी कि दो बंदों ने स्टार्ट किया है, दो ही एम्प्लॉय हैं, ठीक है, दो एम्प्लॉय हैं, एक एम्प्लॉय नंबर 1 और एक एम्प्लॉय नंबर 2, और उन्होंने जो बिल्डिंग रेंट पे ली है उसमें 12 ऑफिस हैं। तो एम्प्लॉय 1 जो है, एम्प्लॉय 1, इसको 12 के 12 ऑफिस आ सकते हैं, ठीक है, और बाकी 12 में से एक ऑफिस इसको दे दिया, बाकी 11 बचे तो 11 ऑफिस इसको आ सकते हैं, ठीक है। और हमारा प्रोसीजर क्या था? ऑफिस असाइन करना दोनों को। तो पहले को असाइन करने के 12 तरीके हैं। ये 12 तरीके कैसे आए? सम रूल से। सम रूल कैसे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 ऑफिस है, ये दो हमारे पास मेंबर हैं, इनको अप्लाई करनी है, ठीक है। तो इसको मैं ये भी दे सकता हूँ, या ये भी, या ये भी। एक ऑफिस असाइन करना है ना इस बंदे को, इस एम्प्लॉय को, या ये कर सकता हूँ, या ये, या ये। इन 12 में से एक ऑफिस इसको असाइन करना है, तो इसको मैं 12, मेरे पास 12 चॉइसेस हैं कि इसको एक ऑफिस दूं, तो इसके पास 12 तरीके आगे सम रूल से, ठीक है। जब एक ऑफिस इसको दे दिया तो एक रेज कर देते हैं, बाकी दूसरे के पास 11 पॉसिबिलिटीज बची, तो ये मैंने 11 लिख लिया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 132 आएगा। और ये इतने वेज आएंगे इस प्रोसीजर को करने के कि हम दोनों एम्प्लॉय को एक ऑफिस असाइन करें और हमारे पास एक एक ऑफिस असाइन करें और हमारे पास 12 ऑफिस है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, एक हमारे पास ऑडिटोरियम है जिसमें हमारा प्रोसीजर जो आता है, प्रोसीजर ये है कि हमने असाइन चेयर्स जो है उनको लेबल करना है, ठीक है। उन चेयर्स को हम अल्फ़ाबेटिकली भी कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली भी करना है, ठीक है, और हमने उसको नंबरिंग भी देनी है, ठीक है, नंबरिंग भी देनी है, तो नंबरिंग भी देनी है। और नंबरिंग हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है और ये हमारे पास 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 100 के बराबर हो या 100 से छोटा हो, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकली उनको अरेंज करने के हमारे पास 26 लेटर होते हैं, तो ये हमारे पास 26 हो गया। और यहाँ पे आएगा और तो इसके लिए मल्टीप्लाई, और नंबर हमारे पास 100 से छोटे ही रहे या 100 से बराबर, तो ये 100 आ गया। तो टोटल हमारे पास 2600 वे हो गए कि हम चेयर को जो है अल्फ़ाबेटिकली और न्यूमेरिकली उनको लेबल करें, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 थी। अब हमारे पास प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ये तो हमने वो एग्जांपल्स की जब प्रोसीजर को 2 कामों में डिवाइड किया गया था। जब प्रोसीजर को 2 कामों में डिवाइड किया गया था, हम इसको 3 कामों में भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 कामों में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? सपोज दैट अ प्रोसीजर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू ए सीक्वेंस ऑफ n टास्क, ठीक है, यहाँ पे n टास्क आएगा, यानी कि बहुत सारे हमने कामों में इसको डिवाइड कर लिया, ब्रेक कर लिया। बाद में पहले टास्क को करने के n1 तरीके हैं, दूसरे को करने के n2 तरीके हैं, तीसरे को करने के n4 3 तरीके हैं, इसी तरह nth वाले टास्क को करने के nr तरीके हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे आपको समझा देता हूँ जनरल, बाकी मैं थ्योरी आपके सामने लगा देता हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। ये हमारे पास प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में ये टास्क 1 है, टास्क 2 है, पहले तो हमने ये वाला देखा था। अब हम इन जनरल देखते हैं, तो इसमें टास्क 3 भी आ सकता है, सो ऑन, टास्क आर भी आ सकता है। इसको करने के n1 तरीके हैं, इसको करने के n2 तरीके हैं, इसको करने के n3 तरीके हैं, यहाँ पे आर कह लें, ठीक है, और सो ऑन, इसको करने के nr तरीके हैं। तो अगर हमने टोटल तरीके देखने हो तो जो भी हमारे पास आएगा इन सभी को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, सो ऑन nr। इसकी एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है, वो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप लोग थ्योरी पढ़ लें। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास है कि अब तो आप इसके खुद कर लेंगे। ए से लेके बी है, ये बी से लेके सी है, यहाँ से यहाँ तक जाने के 2 रास्ते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने के 5 रास्ते हैं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जाने के 1 2 और 3 रास्ते हैं, ठीक है। तो हमने ए से लेके डी तक जाना है, ए से लेके डी तक जाना है।
तो ये हमारे पास प्रोसीजर है, ए से डी तक जाना है। आप इसे डिवाइड करेंगे ए से लेके बी तक, फिर इसको डिवाइड करेंगे बी से लेके सी तक, इसको एक और हिस्से में ब्रेक करेंगे सी से डी तक। ठीक है, अब ये देखें कि हमने इसको 3 टास्क में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ब्रेक कर दिया। अब पहले से दूसरे तक जाने के हमारे पास कितने वेज हैं? ए से बी तक 2 वेज हैं, और बी से सी तक जाने के 5 वेज हैं, और सी से डी तक जाने के 3 वेज हैं। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 5 3 बार 15, 15 2 बार 30, 30 वेज आ जाएंगे। कितने? 30 वेज आ जाएंगे। अब इसी तरीके को आप इस तरह करें, यानी कि ये हमारे पास काम था, तो इसकी 3 स्टेजेस बनी, 1 2 3। पहले को करने के 2 तरीके, दूसरे को करने के 5 तरीके, तीसरे को करने के 3 तरीके, तो ये हमारे पास 30 वेज आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं। और अगर आप सम रूल की बात करें तो ए से बी तक जाने के या इस रास्ते से जा सकता हूँ या इस, तो ए को करने के 1 + 1 यानी कि 2 वेज है, इसके करने को 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 5 वेज है, इसके करने को 1 + 1 + 1। तो ये हमारे पास सम रूल अप्लाई हो रहा है। तो सम रूल अप्लाई हो रहा है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में सम रूल को डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज का दिन हमारा प्रोडक्ट रूल का है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है प्रोसीजर हमें दे दिया गया है, प्रोसीजर कि हमने एक लाइसेंस्ड नंबर प्लेट बनानी है। लाइसेंस्ड नंबर प्लेट, जो भी स्पेलिंग है देख लीजिएगा, लाइसेंस्ड नंबर प्लेट, लाइसेंस्ड प्लेट लिख देता हूँ। ठीक है, उस लाइसेंस नंबर प्लेट में उन्होंने कहा है कि 2 अल्फ़ाबेट आए और हमारे पास 4 डिजिट आए। ठीक है, तो और का वर्ड है, यानी कि इनमें से किसी एक को स्किप नहीं कर सकते, मैं इसको स्किप नहीं कर सकता, सारों को लेके चलना है। 2 अल्फ़ाबेट, ये 2 अल्फ़ाबेट होंगे, इन पे मेरे पास अल्फ़ाबेट्स आएंगे, अल्फ़ाबेट। ठीक है, और इन पे मेरे पास डिजिट्स आएंगे। ठीक है, आपको पता है अल्फ़ाबेट मेरे पास ए से लेके जी तक है। ठीक है, और डिजिट हमारे पास 0 से लेकर 9 तक होते हैं। ये हमारे पास कितने हैं? 26 ये हैं और 10 ये होते हैं। ठीक हो गया, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 लेटर होते हैं। ठीक है, और डिजिट मेरे पास 9, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होते हैं। अब देखें, और इन्होंने कहा है रिपीटेशन अलो है, रिपीटेशन अलो है। ठीक है, देखें अब ये जो प्रोसीजर था इसको 1 2 3 4 5 6 कामों में ब्रेक कर दिया गया है, जैसे N1 N2 N3 N4 N5 N6 तक। ठीक है, तो पहले इस प्लेस को करने के कितने वेज हैं? पहले टास्क को करने के कितने, तो इस पर कोई भी ए से लेके जी तक लेटर आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी, सी भी, तो 26 के 26 आ सकते हैं। रेपिटेशन अलो है, यानी कि जो यहाँ पे यूज कर लिया वो दोबारा यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, यानी कि दोबारा इस पर अप्लाई करने को या इस पे जो लेटर आएगा उसके आने के भी चांसेस 26 है। ए भी आ सकता है, बी भी, सी भी, डी भी, ए भी, कोई भी आ सकता है। ये 26 के 26 आ गए। ठीक है, अब देखें ये 0 से 9 तक 10 डिजिट है, तो 10 डिजिट में से कोई एक आ सकता है, जो यहाँ पे आ गया दोबारा भी आ सकता है। रेपिटेशन लो है तो यहाँ पे भी 10 आ सकते हैं, यहाँ पे भी 10 डिजिट आ सकते हैं, यहाँ भी 10 डिजिट, तो सभी को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका आंसर बनता था 6 7 6 1 2 3 4। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, अगर वो कह देते रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है, अगर वो कह देते रिपीटेशन नॉट अलाउड, ये आपकी बुक में नहीं दिया गया, लेकिन अगर वो कह देते रिपीटेशन नॉट अलाउड, फिर देखें कि इसके करने को 26वें हैं। ठीक है, इसके करने को अब 26 में से एक लेटर ए से लेके जी तक लेटर थे, यहाँ पे आ सकते। फर्ज किया कि ए मैंने यहाँ पे रख दिया, अब बाकी बी से लेके जी तक बचे। ठीक है, ए दोबारा यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि रेपिटेशन अलो नहीं है, तो बी से लेके जी तक यानी कि बाकी यहाँ पे 25 करेक्टर बचे, लेटर बचे। ठीक है, 10 डिजिट से 0 से लेके 9 तक, यहाँ पे फर्ज किया मैंने 0 लगा दिया, यानी कि यहाँ पे 10 आ सकते थे, मैंने एक डिजिट रख दिया, बाकी मेरे पास 9 डिजिट बचेंगे, जो यहाँ पे रख दिया यहाँ पे रख दिया, इसके अलावा बाकी 8 बचेंगे, अलावा 7 बचेंगे, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे और ये मेरे पास वो नंबर प्लेट बनेगी जिसमें कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी लेटर और कोई भी डिजिट रिपीट ना हुआ हो, सारे एक दूसरे से लैदा हो। ठीक है, तो रिपीटेशन के लिए इतने वेज आएंगे और जब रिपीटेशन अलो नहीं होगी तो इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इतने वेज आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5,
एग्जाम्पल नंबर 5 मैं टू द पॉइंट ऊपर से देख के लिखता हूँ, हाउ मैनी बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 7 आर देयर, ऑफ लेंथ 7 आर देयर। ये कंप्यूटर का रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि हाउ मैनी बिट स्ट्रिंग, कितनी बिट स्ट्रिंग बनेगी लेंथ 7 की, ठीक है। पहले हमें बिट स्ट्रिंग के बारे में पता होना चाहिए, तो पहले हम बिट स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखें जी कि कंप्यूटर में जो भी हम डाटा स्टोर करवाते हैं कहाँ पे स्टोर होता है, तो नहीं पता तो कोई बात नहीं। अगर मैं देखूं तो हमारे अंदर याददाश्त होती है, जो भी चीज़ें हम याद करते हैं कहाँ जाकर स्टोर होती है, मेमोरी में। तो इसी तरह कंप्यूटर में भी अगर हमने कोई चीज़ स्टोर करवानी हो तो वो मेमोरी में स्टोर होगी। कहाँ पे? कंप्यूटर की मेमोरी में। अब मेमोरी क्या होती है? जितनी ज़्यादा मेमोरी होगी कंप्यूटर में उतनी ज़्यादा हम चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। आप मोबाइल लेने गए हो, कंप्यूटर लेने गए हो, आपको पता होगा 1 GB 2 GB 1 MB 1 KB, ठीक है, GB TB, ये चीज़ें तो वो यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ये कंप्यूटर की मेमोरी में जो सबसे छोटा डाटा हम स्टोर करवा सकते हैं ना, वो होता है बिट। यानी कि मेमोरी में स्टोर करवाने वाली सबसे छोटी चीज जो हम स्टोर करवा सकते हैं वो बिट है, ठीक है। फर्ज किया है, एग्जांपल मैं देता हूँ कि मैं कहूँ कि इस हाथ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 किलो मैं चीज रख सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और कम से कम मैं इस पे 1 kg रखूंगा, इससे कम नहीं। इसी तरह कंप्यूटर की मेमोरी में कम से कम जो चीज स्टोर करवाई जा सकती है वो 1 बिट होता है, ठीक है। बिट के बाद अगर 4 बिट आपस में मिले तो एक निबल बन जाता है। अगर 2 निबल यानी कि 8 बिट अगर आपस में मिले तो बाइट बन जाता है। 1024 बाइट मिले तो 1 किलोबाइट बन जाता है। 1024 किलोबाइट मिले तो 1 मेगाबाइट बन जाता है। 1024 मेगाबाइट मिले तो 1 गैगाबाइट बन जाता है। 1024 गैगाबाइट मिले तो हमारे पास 1 टेराबाइट बन जाता है। 1024 टेराबाइट मिले तो ये पेटाबाइट बन जाता है। 1024 पेटाबाइट मिले तो 1 योटाबाइट, जेटाबाइट, आगे दो और थे, याद भूल गए, ठीक है। तो हमारा सब किसी से काम नहीं है, हमारा सिर्फ बिट से काम है। बिट का मतलब क्या होता है? बिट का मतलब है या 0 या 1, ठीक है, 0 या 1। अगर मैं 0 कहूंगा तो फिर भी इसका मतलब है 1 बिट, अगर मैं 1 कहूंगा इसका मतलब है 1 बिट, ठीक है। तो कंप्यूटर 0 1 की फॉर्म में काम करता है। 0 कह दूंगा इसका मतलब 1 बिट, 1 कह दूंगा इसका मतलब फिर भी 1 बिट। अगर मैं 0 और 1 कहूंगा इसका मतलब 2 बिट, 1 बिट ये वाला 1 बिट ये वाला, तो इसका मतलब 2 बिट्स, ठीक है। 1 बिट किसे कहते हैं? या 0 को या 1 को, ठीक है। 1 को भी 1 बिट कहते हैं, 0 को भी 1 बिट। अब उन्होंने कहा है कि बिट स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग किसे कहते हैं? डोरी को, रस्सी को, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है? रस्सी या कोई ना कोई डोरी। तो हमने इस बिट की एक रस्सी बनानी है, एक डोरी बनानी है 7 बिट जिसकी लेंथ हो 7। तो 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने ये 7 बिट की एक रस्सी बना दी, यानी कि बिट स्ट्रिंग बना दी। कितनी लेंथ है? लेंथ इसकी 7 है, ठीक हो गया। अब बिट की बात की है तो यहां पे 0 भी आ सकता है, 1 भी। मैंने कहा था ना बिट का मतलब है या 0 या 1, तो 2 पॉसिबिलिटीज है, या 0 या 1। इस पे भी 2, ये भी बिट है, ये भी बिट है, ये भी बिट है, ये भी बिट, या 0 या 1, या 0 या 1। पॉसिबिलिटी कितनी है? 2 पॉसिबिलिटीज है, या 0 आ सकता है या 1, या 0 आ सकता है या 1, ठीक है। तो अब देखें, अब मैं इस तरह नहीं कर सकता कि इस खाने को खाली छोड़ दूं। अगर खाली छोड़ दूंगा तो ये तो 6 लेंथ की बिट बन गई। तो मैंने सभी खाने का फुल करना है, इसका मतलब है ये भी होगा और ये भी होगा और ये भी, और के लिए मल्टीप्लाई, ठीक है, और मतलब एंड, ठीक है। तो ये मेरे पास बनेगी लेंथ कितनी? 2 की पावर 7, यानी कि 256 वेज आएंगे कि मैं एक बिट स्ट्रिंग बना सकूं। नहीं लगी समझ? तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा वैसे समझा देता हूँ। देखिए, अगर मैं आपसे कहता कि मैंने 3 की बनानी है, यानी कि मैंने 3 की, तो ये भी 2 पॉसिबिलिटीज थी, ये भी 2 पॉसिबिलिटी, यानी कि 8 आ जाता, ठीक है। 8 कैसे आए मैं आपको बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये देखें।
देखें ये मेरे पास 3 लेंथ की बिट स्ट्रिंग है और कितनी आई 8 बनी। तो ये देखें ये 0 है 0 है, ये 0 0 1 है, ये 1, सभी एक दूसरे से अलग है। आप 9वीं बनाने की कोशिश करेंगे तो ये दोबारा रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो कितने तरीकों से मैं 3 लेंथ की बना सकता था 8 से, इसी तरह मैंने 7 की बनानी हो तो 256 वेज हैं कि मैं 7 लेंथ की बिट स्ट्रिंग बनाऊँ। तो ये हमने प्रोडक्ट रूल को यूज़ किया क्योंकि मल्टीप्लाई का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। बाकी इसी के साथ इजाज़त दीजिए, किसी का कोई क्वेश्चन हुआ लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।